हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे थे जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर हमने कल एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा था कि एनवायरनमेंट में जो एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे करके हमने लाइट देखा। लाइट के अलावा जो है हमने टेम्परेचर देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इन सब चीज़ों का। इसके अलावा हमने जो है सॉइल पे भी देखा कि सॉइल जो है, फिर वाटर देखा। तो इन सारी चीज़ों का आज जो है हम देखते हैं कि रेस्पॉन्स क्या रहता है ऑर्गेनिजम्स का इन सारी चीजों पे। जब भी कोई चीज एक्सट्रीम कंडीशन में हो, सपोज करो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, या लाइट की कमी हो, तो उसके लिए ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट रेस्पॉन्सेज शो करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट रेस्पॉन्सेज शो करने के लिए क्या है, सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें रेस्पॉन्सेज में, पहला होता है रेगुलेट। क्या होता है? रेगुलेट। तो रेगुलेट का मतलब है मेंटेन करना, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिजम्स जो हैं टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं अपने अंदर, तो मोस्टली जो हम इसको किसके लिए पढ़ते हैं? टेम्परेचर और वाटर कंटेंट के लिए। तो दो चीजें आ गई इसमें, एक तो टेम्परेचर है और दूसरा है वाटर कंटेंट, ठीक है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर जैसे करके हम दो टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एक्टोथर्मिक कहते हैं, और कुछ दूसरे टाइप के ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है। और जब ये मेंटेन नहीं रख सकते तो ये क्या कर सकते हैं, ये बाहर वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से ही जो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एंडोथर्मिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, चाहे बाहर जो भी चेंजेस आए, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे करके एंडोथर्मिक में हमारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है, और मैमल्स आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को जो क्या कहा जाता है? रेगुलेट कहा जाता है, ठीक है, रेगुलेटर्स। तो यहां पे पहला प्रोसेस हमारे पास जो है दो क्या आ गया, रेगुलेट आ गया। तो रेगुलेट के प्रोसेस में क्या होता है? रेगुलेट के प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स maintain their internal body temperature and osmotic concentration irrespective of their surroundings, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेगुलेट में क्या करते हैं? पहला रेस्पॉन्स है रेगुलेट करना, और रेगुलेट करने में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, और पानी की कंसंट्रेशन जो उनके सेल्स के अंदर होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है वो उन पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है। जैसे करके अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स का एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को रेगुलेट करने के लिए मेंटेन रखते हैं हम। कैसे मेंटेन रखते हैं? हम जो है अप टू 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी रह सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा राजस्थान के एरिया में 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर, और इवन तो बहुत सारी सिटीज में ऐसा टेम्परेचर जो है गर्मियों के टाइम पे हो जाता है, तो तब भी हम अपने आप को सर्वाइव करके रखते हैं। और मैक्सिमम जो माइनस में भी कभी कभी टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर चला जाता है, माइनस और सब जीरो, ठीक है। सब जीरो टेम्परेचर में भी हम अपने आप को, जैसे करके अगर ले करके द्रास की बात करो तो माइनस में भी वहां पे, तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं? हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं। सपोज करो अगर नॉर्मली शेल्टर्स नहीं हो, या जो हम फैब्रिक्स वगैरह पहनते हैं तब वो नहीं हो, तो क्या होते हैं? दो प्रोसेसेस होते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री जो है, और बाहर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेटिंग से क्या होता है?
स्वेटिंग से जो है आपको पसीना आता है, पसीने से क्या होता है कि बाहर से जब एयर जो आपकी बॉडी से जो टकराती है तो उससे आपकी बॉडी कूल हो जाती है, ठीक है, दस रिजल्टिंग इनटू द कूलिंग। और दूसरी तरफ अगर जो है सर्दियों के समय में अगर सपोज कीजिए कि अगर जो है जब बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, हम शिवर करना स्टार्ट, जब बहुत ही ज्यादा जो हमें लगे कि नहीं बहुत ज्यादा जो आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो हमारी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो है हम अडेप्ट करते हैं इस कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन कौन सी इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें आते हैं नंबर 1 आते हैं हमारे पास बर्ड्स और दूसरे मैमल्स, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेगुलेटर्स नहीं है। और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप की जो रेस्पॉन्स है, हम पढ़ रहे रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, और जो दूसरे टाइप का रेस्पॉन्स है वो है कन्फर्मर, कन्फर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, कन्फर्म करना, सिंपली हम लेकिन प्रोसेस को लिखेंगे वो होता है कन्फर्म। तो कन्फर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब जो है पहचानना, ठीक है। तो यहां पे ये वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, देयर आर सर्टेन organisms which cannot regulate their internal body temperature, and osmotic concentration। तो फिर वो क्या करते हैं, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक concentration with respect to their surroundings, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर लें उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम कन्फर्मर्स। और 90% ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे इसी में आते हैं। जैसे फिशेस की बात करते हैं, ठीक है, फिशेस की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इंसेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे बाहर की कंसंट्रेशन होगी उसी तरीके से जो है इंटरनल कंसंट्रेशन को भी ये मेंटेन रखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी टाइप है माइग्रेट। तीसरी टाइप क्या है, माइग्रेट। एक बार जब सपोज कीजिए कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके बेस पे अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, ठीक है, या फिर फूड की स्कार्सिटी हो जाए, या फिर जो है लाइट की कोई सेंसिटिविटी हो, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उस केस में माइग्रेट भी कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। माइग्रेट क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म, पहला इन सर्च ऑफ फूड, दूसरा करते हैं इन सर्च ऑफ मेट। जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो मेट की जो है उसकी सर्च में भी जो है वो माइग्रेट करते हैं। नंबर 3 टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जैसे आपको पता है कि साइबेरिया से जो है
बहुत सारे बर्ड जो है साइबेरिया से इंडिया में जो है एनुअली जो है माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है ट्रैवल करके। इसी तरीके से जो है हमारे पास कुछ आर्टिक जो है, हमारे पास आर्टिक पे कुछ रहने वाले कुछ बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करके एंटार्क्टिका तक जो है वो करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये माइग्रेट में आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्ड की बात हो रही है, जैसे करके जो है कोई लैडियो, ठीक है, हमारे पास जो है लेक है, ठीक है, राजस्थान में भारतपुर के अंदर, तो यहाँ पे एनुअली बहुत सारे बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, ठीक है। तो ये माइग्रेशन की एक एग्जांपल है। इसके बाद जो है लास्ट वाला हमारे पास क्या है, सस्पेंड। क्या है, सस्पेंड रेस्पॉन्स जो है। तीसरा रेस्पॉन्स जो एबायोटिक फैक्टर्स के खिलाफ जो ऑर्गेनिज्म देते हैं वो क्या है, सस्पेंड। सस्पेंड से आप समझ गए होंगे, सस्पेंड का मतलब होता है रोक देना, एक्टिविटीज को रोक देना या बंद कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं। जैसे करके हम अगर बात करें, हम प्लांट्स की पहले बात ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स में आपने क्या देखा होगा कि सीड फॉर्मेशन होती है। सीड फॉर्मेशन क्यों होती है, और सीड में क्या आता है, डोर्मेंसी, पढ़ा था डोर्मेंसी, ठीक है। तो डोर्मेंसी क्यों आती है, क्योंकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जो हैं सॉरी अनफेवरेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होंगी जिसमें प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्लांट्स जो हैं वो सीड फॉर्म करते हैं और वो सीड डोर्मेंसी में चले जाते हैं जब तक जो फेवरेबल कंडीशन ना आए। एक चीज होगी। दूसरा, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स, तो उनके अंदर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन। या हमने जो है प्रोटिस्टा के अंदर आपने 11th में पढ़ा होगा, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, वो करते हैं फॉर्म प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। एक तो मलेरिया पैरासाइट होगा, वो अलग प्लाज्मोडियम है, ये वाला स्लाइम मोल्ड्स वाला प्लाज्मोडियम है। एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं पूरी बॉडी, ठीक है, जिससे बाद में प्रोटीन बॉडीज निकलती हैं और स्पोर्स बनते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आए, तो ठीक है। तो ये डिफरेंट जो स्पोर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया में देखो कि आपके एंडोस्पोर एक चीज होती है। एंडोस्पोर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के पास में जो है मेसोसोम के साथ में जुड़ के बाहर से एक मेम्ब्रेन बना लेता है, और मेम्ब्रेन के बाद जो है वॉल जो थिक होती रहती है, उसके ऊपर डिपोजिशन होती रहती है। तो ये जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज, बाद में बाहर वाला सेल टूट जाता है और ये स्पोर जो स्पोरुलेशन, ठीक है, एंडोस्पोर कहते हैं इसको। समझ आ गया। तो ये किसमें होती है, ये होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सीड की डोमेंसी का आप एग्जांपल दे सकते हो, बैक्टीरिया के दे सकते हो। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, सस्पेंड में क्या होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे आपको सांप बिच्छू वगैरह दिखते नहीं, ठीक है। इसी तरीके से सर्दियों के टाइम पे पोलर बियर्स जो होते हैं वो भी गायब रहते हैं, तो कहां जाते हैं, ठीक है, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कहां होते हैं, हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म अपना जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को बिल्कुल स्लो डाउन कर लेता है। स्लो डाउन जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और इस टाइम पे ये एनिमल जो स्नेक वगैरह जो है कहीं पे जाके छुप जाते हैं बिल्लू में, और इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है ज्यादा काम वो नहीं करती, ठीक है। तो ये भी जो है कन्फॉर्मर्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्योंकि सस्पेंड कर देते हैं बॉडी एक्टिविटीज को, और दूसरी जैसे इनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो दोबारा से वापस बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे जैसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, सस्पेंड, ठीक है, समझ आ गई। तो ये चार रेस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं, कौन, एनिमल्स टू द एबायोटिक कंपनी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है,
पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड करके एक नए जो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके उनको क्या कहते हैं? अब इंटरब्रीडिंग हम मोस्टली क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म, इंटरब्रीडिंग का मतलब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, लेकिन ये सेक्सुअल मोड से भी जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन की अगर एग्जांपल अब बताएं तो पॉपुलेशन की एग्जांपल में क्या आती है? जैसे करके हम बोलेंगे सीडर या सीड्रस भी कहते हैं इसको, देवदार जो सीड्रस ऑफ डोडा। ठीक है, सीड्रस ट्रीज ऑफ डोडा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम टोटल देखेंगे कितने सीड्रस ट्रीज। ठीक है, या हम बात करते हैं कैट्स ऑफ तहसील। ठीक है, किसी तहसील की बिल्लियों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन मतलब कुल संख्या कितनी है, सिंपल। ठीक है, और एक ही स्पीशी की, एक ही ऐसे इंडिविजुअल्स की जो इंटरब्रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन। अब एट्रीब्यूट्स की बात करें हम, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं, जब पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। ठीक है, बढ़ती है, घटती है। ठीक है, फिर उसमें जो है मेल फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, तो पॉपुलेशन में आपको क्या है? पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट्स में जो है आपको डेथ रेट मिलेगा। डेथ रेट मतलब जो है ऑर्गेनिज्म कितने मरे। ठीक है, उसके बाद बर्थ रेट है, कितने नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए। ठीक है, ये पढ़ोगे। माइग्रेट कितने किए, माइग्रेट तो मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के कितने हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। फिर इसके एज के हिसाब से पैरामीटर्स भी बनाते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, एज पैरामीटर्स कहा जाता है इनको। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो दो चीजें देखते हैं। पहला जो है एरिया देखा जाता है, किसी प्रॉपर एरिया में पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल एरिया हो, चाहे वो कोई लैंडस्केप हो। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन को देखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट होता है अगर किसी एरिया में ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए डोडा में जो है 500 प्लांट्स हैं। ठीक है, क्या प्लांट स्पीशीज में, और एक साल में 50 नए प्लांट्स पैदा हुए। ठीक है, कितने प्लांट्स पैदा हुए? 50। तो इन 50 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 5 1 से 5, 5 1 से 50। 1 को जो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कितना आया हमारे पास? 0.1% जो है इनकी क्या है? ग्राफ। फिफ्टी डिवाइडेड बाई 500 जैसे करते हैं, ये गया 5 1 से 5, 5 1 से 50। 10 डिवाइडेड बाई 1, 0.1। हाँ, तो यही आ रहा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है, इसका रेट है, इसका ग्राफ। समझ आ गई? इसी तरीके से अगर डेथ रेट होगा तो डेथ रेट में सपोज करो हम दूसरे प्लांट्स लेते हैं, 200 जो है। ठीक है, किसी क्रॉप के प्लांट्स के 200 पॉपुलेशन है, और वहां पे उसमें से हमें 50 जो है डेथ हो गया। ठीक है, मतलब 50 प्लांट्स जो है खत्म हो गए, तो डेथ रेट किस तरीके से निकालेंगे? इसी तरीके से निकालेंगे। ये 200 रह गया, ये गया 5 1 5 4 4 20, ये आ गया 0.25% डेथ रेट है। कितना डेथ रेट है? समझ आ गया? और इसके साथ हम टाइम भी लेते हैं, जैसे कि एक हफ्ते में हुआ, एक साल में हुआ, एक मंथ में हुआ, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद जो है बात करते हैं हम एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि इसको दोबारा से पढ़ने वाले हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स क्या होते हैं पॉपुलेशन में। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स पॉपुलेशन में क्या क्या होते हैं?
अगर एज ग्रुप्स की बात करें हम पॉपुलेशन में, तो 3 टाइप के एज ग्रुप्स होते हैं। पहला जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, और तीसरा जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। समझ आ गया? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। देखते हैं अभी होता क्या है। सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप होता है, द एज ग्रुप in a population that is unable to produce offspring, ठीक है। ऐसा एज ग्रुप जो क्या है, पॉपुलेशन में ऐसा एज ग्रुप जो अनेबल है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव कैसा हो गया, ऐसा एज ग्रुप, दैट एज ग्रुप विच द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एबल टू reproduce and form new offspring, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ऐसा पॉपुलेशन में ऐसा एज ग्रुप जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है या सिंपली रिप्रोड्यूस कर सकता है और नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव। ये एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स की बात भी है, माइक्रोब्स की बात भी है, ह्यूमन बीइंग्स की बात भी है, सब आएंगे पॉपुलेशन के बेस में, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आगे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो फर्टिलिटी फैक्टर को जो है या जो अपना फर्टाइल एज को जो है खत्म कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी है ओल्ड एज पॉपुलेशन मोस्टली इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आ गया एज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखते हैं हम एज पैरामीटर्स क्या होते हैं। क्या देखेंगे, एज पैरामीटर्स। जब हम इस एज डिस्ट्रीब्यूशन को, जो मैंने पहले बताया आपको, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, इस ग्रुप को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज ग्रुप्स is known as age parameters, ठीक है, समझ आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, इसमें अब जो है एज पैरामीटर में क्या करते हैं हम, जो प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप in a pyramid is placed at the bottom, इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्टिव वो कहां होता है, मिडल पे, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो क्या होता है, टॉप, ठीक है, समझ आ गया। क्या करते हैं, जब भी हम एज पैरामीटर बनाते हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे होता है, सेंटर में जो होता है वो कहां क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्लेस एट द, सॉरी बॉटम लिखा है मैंने, मिडल है, हाँ ठीक है, ये बॉटम ही है, और ये रिप्रोडक्टिव यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव मिडल पे, ठीक है, ये आ गया रिप्रोडक्टिव और ये आ गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 टाइप के पैरामीटर्स मिलते हैं। अब देखो 3 टाइप के नहीं, 3 ग्रुप्स होते हैं पैरामीटर। अब हम टाइप्स देखते हैं पैरामीटर की, तो टाइप भी जो है 3 ही होती है पैरामीटर में, ठीक है। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, पहला जो है ट्रायंगुलर है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो टाइप्स ऑफ एज पैरामीटर्स की बात करें, एज पैरामीटर्स
तो टाइप ऑफ एज पिरामिड्स में आपको पहला मिलेगा ट्रायंगुलर, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको बेल शेप, और तीसरा मिलेगा आपको अर्न शेप, ठीक है। ट्रायंगुलर में सिंपल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल से आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, किसका? प्री रिप्रोडक्टिव का, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव आ गया, इसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव का साइज जो है वो क्या होगा? उससे कम होगा। और फिर सबसे लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव का उससे कम होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर एज pyramid is formed when pre-reproductive population is larger in number and reproductive population is less in number than pre-reproductive. But reproductive population on the same time is more than or larger than post-reproductive, ठीक है। And the post-reproductive population forms a small segment of the whole population, ठीक है। post-reproductive जो population है वो small segment form करता है। तो ऐसे में क्या बनता है हमारा? triangular age pyramid। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास बेल शेप। बेल शेप कब बनता है? देखिए बेल शेप हमने घंटी तो देखी होगी, ठीक है। ये होगी घंटी शेप का। ये कब बनता है? जब हमारे पास प्री जो है और पोस्ट लगभग बराबर हों, ठीक है। प्री और पोस्ट क्या हो? लगभग बराबर। और ये जो प्री और पोस्ट नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये लगभग बराबर हों और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो कम हो, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया? बेल शेप। बेल शेप एज pyramid is formed when pre-reproductive and post-reproductive population is almost equal, ठीक है। जब प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग बराबर होगी, जबकि जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन लगभग सेम होगी, बराबर होगी, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम होगी। Whereas the post reproductive population is less in number, this type of pyramid is formed, ठीक है। And this is bell shaped pyramid। और तीसरा लास्ट हमारे पास है अर्न शेप। अर्न शेप में क्या होता है? अर्न शेप में आपके पास सपोज करो पॉपुलेशन जो है प्री रिप्रोडक्टिव की वो है कम, ठीक है। क्या है? कम है। फिर उसके बाद जो आपके पास जो है दूसरी वाली पॉपुलेशन जो है, कौन सी वाली? रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो है ज्यादा, और फिर जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो फिर से है कम, ठीक है। ये क्या हमारे पास आ गई? प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। ये आ गई हमारे पास रिप्रोडक्टिव, और ये हमारे पास आ गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फिर तीसरा ये क्या है? एज pyramid। तीसरा अर्न शेप। तो अर्न शेप pyramid is formed when reproductive population is larger as compared to both pre-reproductive and post-reproductive, ठीक है। जब pre-reproductive और post-reproductive से जो है पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है ज्यादा हो, तो ऐसे जैसे केस को क्या बोलते हैं? ऐसे जैसे केस को हम क्या कहते हैं? अर्न शेप pyramid, ठीक है। तो ऐसे तब क्या बनता है? अर्न शेप pyramid, ठीक है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स देख लेते हैं हम क्या होता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब है पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स में पॉपुलेशन चेंज 4 तरीके से होती है। कितने चीजों से? ठीक है, 4 चीजों से। पहला है हमारे पास नैटेलिटी। नैटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट, पहले बता चुका हूं मैं, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स born per unit area in a specific time is known as, क्या कहते हैं इसको? बर्थ रेट। आर बर्थ रेट
और natality, ठीक है, बर्थ रेट हो गया या natality, समझ आ गया। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा क्या है, mortality। mortality क्या है, the number of individuals died in a particular area in a specific time, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को दूसरा नाम क्या है, डेथ रेट। क्या कहते हैं, डेथ रेट, मतलब कितने आदमी मरे। तीसरा होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन दो टाइप की होती है, माइग्रेशन पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये दो टाइप की है। माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन हमारे पास दो टाइप की, पहला है इमिग्रेशन, दूसरा है एमिग्रेशन, ठीक है। IMMI वाला इमिग्रेशन जो है, इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that are added to population of an area from outside, ऐसे इंडिविजुअल्स जो बाहर से आए और किसी पॉपुलेशन में ऐड हो गए। तो इमिग्रेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who left a particular area, individuals of a population that left a particular area। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स में आ गई चार चीजें। क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास नाटिलिटी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन आ गया हमारे पास जो है इंडिविजुअल्स का अंदर आना, और एमिग्रेशन जो है उस एरिया से बाहर जाना, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे एलैबोरेशंस क्या होती है।